आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इन दिनों कुछ बड़े लेखक और कुछ बड़े पत्रकार हिंदी के क्षय पर आए दिन वक्तव्य देते रहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हिंदी का क्षय क्या कोई एक दिन में हुआ है? हिंदी के क्षय की प्रक्रिया काफी लंबे समय से चल रही है, लेकिन हमने कभी उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। आप याद कीजिए, आपको इमरजेंसी दिखाई देती है तो प्रगतिशील लेखक संघ दिखाई देता है। नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं तो आपको बहुत सारा साहित्य का गुलगोपाड़ा भी दिखाई देता है, और सब स्टैंडर्ड साहित्य के जो है आयोजन भी दिखाई देते हैं। लेकिन जो लोग अभी, खासतौर पर प्रगतिशील लोग, मैं रिएक्शनरी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। रिएक्शनरी लोगों को साहित्य का क्षय हो, साहित्य उन्नति करे, कोई लेना देना नहीं, बल्कि साहित्य का क्षय हो, इसमें उनकी दिलचस्पी ज्यादा है। अभी हमारे बीच में कई किस्म के संगठन हैं। उनमें प्रगतिशील लेखक संघ है, उनमें जनवादी लेखक संघ है, उनमें अशोक वाजपेयी का रजा फाउंडेशन है, दलित लेखकों के संगठन हैं। नक्सलवादी विचारधारा से प्रभावित लेखकों का भी अपना एक स्वतंत्र संगठन है। और इसके अलावा विज्ञापन कंपनियों और कॉर्पोरेट हाउसेस के द्वारा आयोजित और साहित्य अकादमी के सहयोग से आयोजित साहित्य उत्सव, महोत्सव और आयोजन। ये एक बड़ा दायरा ये लोग हिंदी का बना रहे हैं। मैं हिंदी के बाहर के दायरे के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। इन दिनों चूंकि दिल्ली में रहता हूं, तो दिल्ली की गतिविधियों का जो सेंटर है वो अभी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है। सुन के अच्छा लगता है, बोलकर भी वहां जाके अच्छा लगता है कि हिंदी की इतनी तरक्की हुई कि वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर तक चली गई। मैं नहीं जानता मैं नहीं जानता कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पर जाके हिंदी कितनी तरक्की करेगी। मैं नहीं जानता, वे लोग भी नहीं जानते जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पर तरक्की कर रहे हैं। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पर हिंदी का जाना, वहां वे संगठन भी हैं जो कि प्रगतिशील हैं, वे लेखक भी हैं जो प्रगतिशील हैं, और वे लेखक भी हैं जो कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं, रिएक्शनरी हैं, वगैरह वगैरह, और वे लोग भी हैं जो बुर्जुआ हैं। इस सबके बावजूद हिंदी दबी कुचली लुटी हुई है। हिंदी के प्रोफेसर भी हैं, हमारे जैसे लोग भी हैं जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं। हजारों प्रोफेसर हैं हिंदी के। सभी विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। हिंदी साहित्य के विभाग हैं जिनमें तकरीबन 8,000 शोध हर साल होते हैं। इनकी संख्या उससे ज्यादा हो सकती है। इसके बावजूद हिंदी तरक्की करके नहीं दे रही। क्यों तरक्की करके नहीं दे रही है, मैं नहीं जानता।
हिंदी की दुर्दशा अगर आपको देखनी हो तो उन लोगों के पास जाकर देखो जो हिंदी के लिए मर मिटने की कसम खा रहे हैं। कभी हम लोग ये सोचते नहीं है कि हिंदी का आ, पूंजीकरण हो रहा है। साहित्य का भी तो पूंजीकरण होता है। साहित्य भी तो अब लेन देन की, प्रतिष्ठा की, शोहरत की चीज हो गया है। साहित्य उत्सव हो, साहित्यिक आयोजन हो, वो चाहे पीडब्ल्यूए करे, चाहे रजा फाउंडेशन करे, चाहे कोई और करे, हम खुश होते हैं। रजा फाउंडेशन ने बुलाया था। रजा फाउंडेशन वाले खुश होते हैं कि उन्होंने फला फला को बुलाया था। पीडब्ल्यू के खुश होते हैं कि उन्होंने फला फला के लोगों के ऊपर काम किए। यानी शोहरत, साहित्य सृजन अगर और साहित्य के आयोजन अगर शोहरत के आयोजन हैं तो इससे साहित्य की तरक्की नहीं होगी। साहित्य के आयोजन अगर चीजों की, वस्तुओं की, भावों की, विचारों की, रूपों की, लेखकों की, वक्ताओं की पुनरावृत्ति के अगर मंच है तो साहित्य की उन्नति नहीं होगी। आरएसएस वाले हैं वो बेचारे एक ही काम करते रहते हैं, भाषा भाषा भाषा। कभी हिंदी भाषा, कभी भारतीय भाषा, कभी विश्व भाषा, भाषा भाषा भाषा। भाषा का बार बार आवाहन करने से क्या भाषा की तरक्की होगी? आप भाषा के नाम पर सम्मेलन लोग कोलंबो में करें, या मॉरिशस में करें, या फिजी में करें, या इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पर करें, भाषा की इससे तरक्की नहीं होगी। हां, भाषा के नाम पर व्यवसाय जरूर होगा, पैसा खर्च जरूर होगा, कुछ लोगों को पद, शोहरत, गरिमा मिलेगी, लेकिन भाषा की उन्नति नहीं होगी। ये जो जितने भी फॉर्म हैं, ये साहित्य के प्रयोजन के फॉर्म हैं और मंच हैं। साहित्य और कलाएं प्रायोजित ढंग से जब हमारे बीच में आएंगी, और साहित्य कलाओं के जो प्रायोजक हैं विसर्जक नहीं हो सकते, वो कभी सर्जक नहीं हो सकते। वो चाहे करोड़ों रुपए खर्च कर दें, आप पता कर लीजिए। आरएसएस के लोग बड़े पैमाने पर बड़े बड़े भव्य आयोजन कर रहे हैं, बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं, उनके कंट्रोल में जो संस्थाएं हैं उनके जरिए वो बड़े भव्य आयोजन कर रहे हैं। भोपाल से लेके दिल्ली तक, दिल्ली से लेके कोलंबो तक उनके जो है, जो साहित्य के सिपहसालार दौड़ रहे हैं, लेकिन साहित्य तरक्की नहीं कर रहा है। अगर साहित्य तरक्की कर रहा होता तो लोगों में साहित्यिक अभिरुचि पैदा होती। साहित्य तरक्की कर रहा होता तो साहित्य की तरफ, साहित्यिक रचनाओं की तरफ लोग उन्मुख होते और साहित्य पर बात कर रहे होते। तो साहित्यिक आयोजनों में जाने वाले लोग साहित्य पर बातें आयोजन के समय तो करते हैं, लेकिन क्या उन्होंने कभी देखा कि आयोजन के बाहर साहित्य का कोई इंपैक्ट है या नहीं है? उनके आयोजन का कोई इंपैक्ट है या नहीं है? इसे कहते हैं साहित्य का संकट।
साहित्य अब खाली मंचों तक, मंचों के वक्ताओं तक सिमट के रह गया है। इतने भयावह संकट के बावजूद साहित्य के संकट और साहित्य की जो चुनौतियां हैं उन पर खुल के न बोलना और न लिखना, ये तो सबसे बड़ा अपराध है। आप लिस्ट उठाइए उन लोगों की, आप लिस्ट उठाइए उन लोगों की जो भोपाल से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर कोलंबो तक तमाम किस्म के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों का हिस्सा हैं। आप देखिए उनमें से कितने परसेंट लेखक हैं जिन्होंने के साहित्य के संकट को संबोधित करते हुए खुल के अपने विचार व्यक्त किए हैं लिखित में। कैसे आयोजन हो रहे हैं? 5 मिनट में बात कहनी है आपको, 10 मिनट में बात कहनी है आपको, 15 मिनट में बात कहनी है। अब आप 15 मिनट में बात कह के, अरे साहित्य के कार्यक्रम अगर 15 मिनट में बात कह के उसका इंपैक्ट हो सकता है तो इसका मतलब वो फिल्मी गाना है जो रिलीज होते ही वो हिट कर जाएगा। साहित्य गंभीर संकट में, और पहला संकट क्या है? साहित्य के लिए समय नहीं है। समय होगा तो आप श्रोता खोजेंगे, समय होगा तो साहित्य के लिए जनता खोजें। मोदी अपने लिए जनता खोज सकते हैं, मोदी के रखवाले साहित्यकार मोदी के लिए वोटर खोज सकते हैं, लेकिन मोदी के रखवाले और मोदी के प्रचारक साहित्यकार, मोदी के राजतंत्र के तहत पालन पोषण अर्जित करने वाले साहित्यकार साहित्य के पाठक खोज नहीं पाते। उनकी किताबें चली जाती हैं सरकारी खरीद में, उनके संस्करण पर संस्करण आते हैं और खत्म हो जाते हैं, लेकिन साहित्य का कहीं इंपैक्ट दिखाई नहीं देता। क्यों? कभी सोचा है आपने? क्योंकि साहित्य के लिए न तो समय है, न साहित्य के पास जनता है। साहित्य के पास लेखक है और साहित्य के पास मंच है, और मंच पर जो डिस्कशन है वही साहित्य का डिस्कशन है। अब आप सोच लीजिए कि आप साहित्य पर कितना समय खर्च करते हैं। विभिन्न मंचों पर जो डिस्कशन का टाइम पीरियड है, अगर वो टाइम पीरियड कैलकुलेट करें साल भर का और उसके प्रसारण की रेंज और श्रोताओं की संख्या आप कैलकुलेट करें तो आपके हाथ में बड़े खराब निष्कर्ष या डाटा आएंगे। आरएसएस की शाखा में जितने लोग जाते हैं उत्साह से, उसका 1% लोग पूरे साल में साहित्य के आयोजनों में नहीं जाते। बड़ी बड़ी चुनावी रैलियों में जितनी बड़ी संख्या में लोग जाते हैं उसका 1% लोग साहित्य को पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय कॉलेज में नहीं जाते। तो साहित्य को बचाएंगे कैसे? वो रैलियां आज से तो नहीं हो रही, वो रैलियां डे वन से हो रही हैं। जब से देश आजाद हुआ है तब से रैलियां हो रही हैं, रैली उसके पहले भी हो रही थी। लेकिन साहित्य का संकट यह है कि साहित्य के लिए आपने साहित्य की जनता तैयार नहीं की, और जो साहित्य की जनता निकल रही है साहित्य के विभागों से, उसके पास में साहित्य की चेतना नहीं है। तो साहित्य के विभागों से जो प्रतिभाशाली फर्स्ट क्लास सेकंड, गोल्ड मेडलिस्ट, बड़े बड़े धुरंधर जो निकल रहे हैं उनमें ज्यादातर की स्थिति बहुत खराब है।
उनमें कोई साहित्य की अनुभूति नहीं, साहित्य के संस्कार नहीं। हां, साहित्य का अहंकार जरूर है। और इस तरह के साहित्य के अहंकार से ग्रस्त लोग साहित्य के विभिन्न मंचों पर नजर आते हैं। वो अनेक अनेक लोग यूट्यूब में भी हैं। तो आपने साहित्य की जनता पैदा नहीं की, साहित्य के संकट पर विचार नहीं किया, साहित्य के लिए समय नहीं दिया, और साहित्य के दरवाजे पर आप जो लोग गए उनकी साहित्यिक चेतना के निर्माण में आपने कोई मेहनत मशक्कत नहीं की। हां, आपके अंदर साहित्य का अहंकार जरूर पैदा हो गया, साहित्यकार होने का अहंकार जरूर पैदा हो गया। और यह बहुत बुरी चीज है। ये सच है कि पैसा चाहिए, पैसे के बिना हम जी नहीं सकते, लेकिन साहित्य पैसा नहीं दिला सकता। साहित्य के जरिए आप पेट नहीं भर सकते। बहुत कम लेखक हैं जो कि बहुत भाग्यशाली हैं, जो कि उन्हें अच्छी रॉयल्टी मिलती है और वो अपना जीवन यापन कर लेते हैं। जीवन यापन ही कर लेते हैं वो। लोग खुश थे ना। विनोद कुमार शुक्ल को 30 लाख की रॉयल्टी मिली। अरे भाई, दिल्ली में जो विश्वविद्यालयों में लोग पढ़ा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो विश्वविद्यालय में लोग पढ़ा रहे हैं, वो प्रोफेसर हैं। लखनऊ में हिंदी पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर को साल में 40 लाख तनख्वाह मिलती है, लेकिन साहित्य की उसके पास में 1% तमीज नहीं है। साहित्य के बदले ही तो पैसा पा रहा है वो एक तरह से पगार जो पा रहा है वो साहित्य की रॉयल्टी ही है उसकी, क्योंकि वो साहित्य पढ़ा रहा है। अब उम्मीद कर रहे हैं एक लेखक साहित्य के लिए जनता भी तैयार करे, और हम जो शिक्षक हैं, जो साहित्य का खाते हैं, साहित्य में जीते हैं, साहित्य में मरते हैं, साहित्य के विभागों में क्या हो रहा है उस पर नजर रखते हैं, लेकिन हम सेवा किसकी करते हैं? हम कभी मोहन भागवत की सेवा करते हैं, हम सोनिया गांधी की सेवा करते हैं, हम कभी किसी और की सेवा करते हैं, लेकिन हम साहित्य का खाते हैं, है ना? सेवा किसकी कर रहे हैं? मोहन भागवत की और सोनिया गांधी। कमाल है। हम साहित्य का खाते हैं लेकिन सेवा किसकी कर रहे हैं? किसी आईएएस ऑफिसर की नहीं। जब आप साहित्य का खाते हैं और साहित्य में जीते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आपके द्वारा साहित्य की जनता निर्मित हो और उसके अंदर साहित्यिक चेतना हो। तो हमारे यहाँ साहित्यिक चेतना को निर्मित करने का लक्ष्य तो साहित्य के मंचों ने तय ही नहीं किया। आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो आप जाइए जनवादी लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ, दलित लेखक संघ, रजा फाउंडेशन, इनके तमाम किस्म के आयोजनों में जाइए और एक सर्वे कीजिए और पता कीजिए कि जो आने वाले लोग हैं वहां, उनमें कितनी साहित्यिक चेतना है, कितनी साहित्यिक अभिरुचि है। साहित्य के साथ, साहित्यिक आयोजनों के साथ हमने एकदम व्यावसायिक कामकाजी संबंध बनाया है। साहित्य हमारी अनुभूति का हिस्सा नहीं है। साहित्य हमारी शोहरत का हिस्सा है। हमें शोहरत चाहिए। एक अन्य चीज है जो कि इस बीच में डेवलप हुई है, जिसको कि कायदे से देखा जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए, वो ये है कि ये जो साहित्य के जितने भी आयोजन हैं, उनमें से अधिकतर आयोजनों में साहित्य में से यथार्थ गायब हो चुका है। साहित्य तो है,
लेकिन उस साहित्य में यथार्थ नहीं है। वो वर्तमान के साथ में डायलॉग नहीं करता। आप उठा के देखिए, आप उठा के देखिए, जो कविता, कहानी, उपन्यास लिखे जा रहे हैं, उनमें से कितने ऐसे हैं जो आपके समय की, समाज की, आपके राज्य की, आपके जिले की ज्वलंत समस्याओं पर लिखी गई रचनाएं हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। आप मेरे कहने से साहित्यिक पत्रिकाएं उठाइए और साहित्यिक पत्रिकाओं के संपादकीय उठाइए। आप ये देखिए कि साहित्यिक पत्रिकाओं के संपादकीय में कभी देश की आर्थिक नीति से रिलेटेड, कभी साहित्य के संपादक ने, पत्रिका के संपादक ने कोई संपादकीय लिखा है? जो अर्थनीति, साहित्य, संस्कृति, राजनीति, टेक्नोलॉजी, उद्योग सबका निर्धारण करती है। हमारा साहित्य का संपादक और साहित्य की पत्रिका उस अर्थनीति शास्त्र से एकदम शून्य मिलेगी आपको। मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है कि हिंदी के जो विद्वान हैं, हिंदी के जो विद्वान साहित्यकार हैं, जो पत्रिकाएं छापते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी पत्रिकाएं छापते हैं, वे हिंदुस्तान के 75 साल के पूरे जीवन में, मैंने जो पत्रिकाएं देखी हैं, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि आलोचना पत्रिका ने हिंदुस्तान के अर्थशास्त्र पर कभी लेख क्यों नहीं छापा। मैं नहीं जानता क्या दिक्कत थी। मैं नहीं जानता कि पहल ने कभी अर्थशास्त्र पर कोई महत्वपूर्ण संपादकीय क्यों नहीं छापा। मुझे नहीं मालूम कि तद्भव पत्रिका ने कभी संपादकीय लिखा हो हिंदुस्तान की करंट आर्थिक स्थिति पर। जो अर्थनीति सारे जीवन का निर्धारण करती है, वह साहित्य का हिस्सा नहीं है और साहित्यिक पत्रिका का हिस्सा नहीं है। वह साहित्यकारों के, साहित्य के लेखकों के, निबंध लेखकों के डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो हम कैसे मान लें कि यह लेखक जो हिंदुस्तान की के अर्थशास्त्र को नहीं जानता, हिंदुस्तान के अर्थशास्त्र को जानना नहीं चाहता, वह लेखक हिंदुस्तान के बारे में सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है, प्रामाणिक बता रहा है कि नहीं बता रहा, हम कैसे जानेंगे? लेकिन धकाधक किताबें आ रही हैं, धकाधक पत्रिकाएं आ रही हैं और बड़े तेज गति से आयोजन हो रहे हैं। और साहित्य के लिए कितना समय डिस्कशन है? 45 मिनट है, 15 मिनट, 15 15 मिनट में बांट लो। अगर किसी वजह से टाइम कम पड़ गया तो फिर 10 10 मिनट में बांट लो। और भी टाइम पड़ गया, कम पड़ गया तो 5 5 मिनट में बांट लो। क्यों? पारिश्रमिक तो मिल ही जाएगा। तो अगर साहित्य का अगर उद्देश्य यह है कि मुझे पारिश्रमिक मिल जाना चाहिए, बदले में चाहे मैं रद्दी बोलूं, किसी काम का ना बोलूं, किसी पर कोई उसका इंपैक्ट ना हो मेरी बला से, मुझे बुला लिया गया, मैंने फोटो खिंचवाया, मैंने बाकायदा उसका प्रदर्शन कर दिया फेसबुक पर और दूसरी जगह कि मैं गया था, मेरा आयोजन था, मुझे बुलाया गया था, मैं महान हूं। तो आप बिना कोई काम किए आप महान हो गए। और ये महानता अब बिल्कुल जैसे कि इफरात में अवेलेबल है। एक अन्य चीज और आखिरी चीज, आप हिंदुस्तान के साहित्यकारों से बात कीजिए, किसी भी भाषा के, खासतौर पर हिंदी के साहित्यकारों से बात कीजिए, या भोजपुरी के हैं, अवधी के हैं, ब्रिज के हैं, खड़ी बोली के हैं, राजस्थानी के हैं, आप उनसे कहिए कि आप वो खाली मनुष्य की जो अभी
प्रमुख समस्याएं हैं, उसके बारे में बता दीजिए, एक वक्तव्य दे दीजिए, लिख दीजिए उस पर। कुछ न सही अपने शहर के ही मनुष्य पर लिख दीजिए। हिंदी के साहित्यकार की मनुष्य पर से पकड़ खत्म हो गई है। ज्यादातर लेखक इस बीमारी के शिकार हैं। क्या हो रहा है? हम साहित्यकार हैं, हम साहित्य के ठेकेदार हैं, हमने साहित्य के मंच लिए हैं, हम सबको पुरस्कार देते हैं, लेकिन साहित्य और उससे जुड़े हुए शब्द वो लगातार मर रहे हैं। पिछले दिनों दो शब्दों की बहुत ही सिस्टमेटिकली हत्या कर दी गई। इसमें एक शब्द था लोकतंत्र और दूसरा शब्द था धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र शब्द की सिस्टमेटिक हत्या और उसको जनता के बीच में एक तरह से शत्रु की विचारधारा घोषित करना और शत्रु की विचारधारा के तौर पर आम लोगों के बीच में प्रचारित करना एक आम फैम चीज हो गई। डेमोक्रेसी के अर्थ को ही एक तरह से विद्रूपित कर दिया गया, भ्रष्ट कर दिया गया, सेक्युलरिज्म को भ्रष्ट कर दिया गया, सेक्युलरिज्म के अर्थ को ही भ्रष्ट कर दिया गया। और तो और आलोचना साहित्य की विधा है, लेकिन आलोचना की विधा के तौर पर हिंदी में तकरीबन छुट्टी कर दी गई। अब बुक रिव्यू होते हैं और बुक रिव्यू को ही हम आलोचना मान लेते हैं। मेरे ये बात कहने का मतलब ये नहीं है कि बुक रिव्यू नहीं होने चाहिए, बुक रिव्यू होने चाहिए, लेकिन बुक रिव्यू एक अलग चीज है और आलोचना एज ए जेनर एक अलग चीज है। तो हमारे ज्यादातर लेखक और पत्रिकाओं के संपादक वो अब बुक रिव्यू को ही आलोचना मानने लगे हैं, समझने लगे हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि आलोचना का एक तरह से क्षय हो गया और साहित्य का भी क्षय हो गया इसमें। आलोचना नहीं बचेगी तो साहित्य भी नहीं बचेगा, ये तय है। आलोचना क्यों गायब हो रही है इस पर कोई बहस नहीं है, कहीं पर भी कोई बहस नहीं है। आलोचना के इतने स्कूल विकसित हुए हैं सारी दुनिया में, लेकिन हिंदी के लेखक कभी उन पर बहस नहीं करते, कभी उन पर नहीं लिखते। और ये अपने आप में एक ऐसी चीज है जो सबसे बड़ी चिंता की चीज है। लेकिन साहित्यिक आयोजनों से, साहित्यिक मंचों से, जो 6-7 मंच सक्रिय हैं अभी, उनसे अगर उनके आयोजनों की लिस्ट देखें, उनके टॉपिक्स देखें, उनके वक्ताओं की लिस्ट देखें, तो आपको मालूम पड़ेगा आलोचना विधा का जो एक तरह से अंत हो गया है, ये तो डिस्कशन में ही नहीं है। और ये जो डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म, दो शब्द, इनकी सरेआम हत्या कर दी गई है। इस पर कोई गुस्सा बृहत्तर लेखक समाज में नजर नहीं आता। और ये शर्म की चीज है। ये इस बात का प्रतीक है कि हमारे लेखक के अंदर भी साहित्य की चेतना का क्षय हो रहा है। अगर साहित्य की चेतना रही होती तो वो मरते हुए शब्दों को बचाने की कोशिश करता, भ्रष्ट होते हुए शब्दों को बचाने की कोशिश करता, लेकिन उसने तो बचाने की कोशिश नहीं की। उसने तो भ्रष्ट होते हुए शब्दों को और भ्रष्ट होने दिया, और जो लोग भ्रष्ट कर रहे थे उस शब्दों के अर्थ को, वह उनके आयोजनों का हिस्सा बन गया।
बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जो शब्दों के भ्रष्टीकरण में जिन लोगों का राजनीतिक तौर पर हाथ है, उनके आयोजनों में भी जाते हैं, हिस्सा लेते हैं और अपनी जबान नहीं खोलते। तो इससे तो साहित्य तरक्की नहीं करेगा। साहित्य के जब शब्द मर रहे हो, आप चुप रहेंगे, तो जाहिर है आप और पिछड़ जाएंगे। आपकी चेतना से साहित्य और गायब होता चला जाएगा। फिर आपको कैसा साहित्य चाहिए? मंच वाला। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नौजवान, बाजार, इसमें साहित्य नहीं चाहिए, सिर्फ मंच वाला। कौन से मंच वाला? वह जिस पर मुख्यमंत्री आए, वह जिस पर के प्रधानमंत्री का आशीर्वाद हो, वह जिस पर के आरएसएस का आशीर्वाद हो, वह जिस पर के अशोक वाजपेयी का आशीर्वाद हो, वगैरह वगैरह। साहित्य से बचेगा नहीं। साहित्य को बचाने के लिए जरूरी है कि साहित्य को, ये जो एक आधुनिक किस्म का इस दौर में जो रूढ़िवाद पैदा हुआ है, वो रूढ़िवाद क्या है? मैं तो जनवादी लेखक संघ का हूं, मैं तो प्रगतिशील लेखक संघ का हूं, मैं तो अशोक वाजपेयी के साथ हूं, मैं तो मोहन भागवत के साथ हूं या उनके संगठनों के साथ हूं, मैं तो दलित लेखक हूं तो इसलिए दलित लेखक संघ के साथ हूं। ये एक खास तरह का डिवीजन और रूढ़िवाद है, स्टीरियोटाइप है। इससे लड़ने की जरूरत है। साहित्य सबका है और साहित्य के संगठन सबके हैं। इन संगठनों की कायदे से भूमिका यह होनी चाहिए कि साहित्य की चेतना निर्मित की जाए, साहित्य का स्पेस और साहित्य का समय और साहित्य की जनता निर्मित की जाए, साहित्य के लिए स्पेस दिया जाए, साहित्य की चेतना विकसित की जाए और साहित्य की जनता तैयार की जाए। तो साहित्य की जनता तो न तो मोहन भागवत तैयार कर रहे हैं, न अशोक वाजपेयी तैयार कर रहे हैं, न जनवादी लेखक संघ के लोग तैयार कर रहे हैं, न प्रगतिशील लेखक संघ के लोग तैयार कर रहे हैं। तो साहित्य की जनता जब तैयार नहीं होगी तो साहित्य बचेगा कैसे? मंची आयोजनों से साहित्य बचेगा नहीं। शब्द जब मर रहे हो तो और उस समय आप तेजी से प्रतिवाद न करें, आलोचना जेनर मर रहा हो और आप बहस न करें, आप साहित्य की रक्षा नहीं कर सकते। साहित्य गंभीर संकट में है, लेकिन आप संकट को संकट नहीं मानने, बल्कि आप ये माने ये तो एक मौका है, साहित्य सृजन का मौका है, और आप बढ़ चढ़ के साहित्य सृजन में हिस्सा ले रहे हैं, ऐसे साहित्य सृजन में जिसका कि कोई मूल्य नहीं, या हम ये कह सकते हैं जो कि एकदम बोगस। तो इसी अर्थ में ये जो आयोजन है, ये जो इवेंट ओरिएंटेड आयोजन है, ये इवेंट ओरिएंटेड आयोजन एक तरह से पुराने जो रीतकाल के कवियों के, जैसे वो दरबार में जाते थे, कविता पढ़ते थे, वो एक इवेंट था, रचना होती थी। तो दरबारी रीतकाल की कविता कहां गई? मस्ते में बंद। ये जो इवेंट ओरिएंटेड आयोजन है, इनके लिए जो रचनाएं लिखी जा रही हैं, इनके लिए जो आयोजन के बहाने जो चीज पढ़ी जा रही है, कहां जाएंगी? उनका भी हश्र वही है जो रीतकालीन साहित्य का हुआ था। क्यों? क्या आप इवेंट के लिए लिख रहे हैं? आप इवेंट में जाने के लिए लिख रहे हैं, आप इवेंट के बारे में, इवेंट के आप एक हिस्सेदार हो सकें, उसके लिए बारे में सोच रहे हैं, आप साहित्य के बारे में नहीं सोच रहे। साहित्य के सरोकार अगर आपके होंगे तो आप साहित्य के अर्थशास्त्र और हिंदुस्तान के अर्थशास्त्र के बारे में बात करेंगे। तो आप न तो हिंदुस्तान के राजनीतिक अर्थशास्त्र के बारे में बात करते हैं, न साहित्य के अर्थशास्त्र के बारे में बात करते हैं। आपकी रुचि सिर्फ इसमें है कि आपकी रचना छप जाए, आपकी रचना बिक जाए, आपका आपको रॉयल्टी मिल जाए, इससे अधिक आपका कोई सरोकार नहीं। लेकिन अधिकतर लेखक तो ऐसे हैं जिनके पास में कोई रॉयल्टी नहीं है, उन्हें कोई रॉयल्टी नहीं मिलती।
साहित्य का संकट बहुत गहरा है और यह संकट तब तक आपकी पकड़ में नहीं आएगा जबकि साहित्यकार और साहित्य के आयोजक हिंदुस्तान के राजनीतिक अर्थशास्त्र पर अपने मंचों पर खुल के चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, वो राजनीतिक अर्थशास्त्र की चर्चा नहीं होती, वहाँ साहित्य की चर्चा होती है और जाहिर है कि साहित्य की चर्चा होगी तो साहित्य लुंज पुंज होगा। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।